हेलो बच्चों, बेटा अपन लोग है ना, ये वाली बुक श्री NR नारायण मूर्ति साहब की है, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड। ठीक है ना। इसमें मन ने एक पेज पढ़ लिया था, अपन अब ये वाला पेज पढ़ेंगे। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अपन। These questions have been troubling me right from that day when I spent a lonely, hungry, cold and introspective 21 hours in the guard's compartment on a freight train going from the historic city of Nice in what was then Yugoslavia and is now Serbia to Istanbul way back in 1974। तो 1974 की बात है बेटा कि ये जो प्रश्न अभी उन्होंने फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखे थे, जो उनके दिमाग में चल रहे थे, तो ये प्रश्न उन्हें परेशान कर रहे थे। दीज क्वेश्चंस हैव बीन ट्रबलिंग मी, ये मुझे परेशान कर रहे थे राइट फ्रॉम दैट डे, उस दिन से ही। व्हेन आई स्पेंट ए लोनली, जब मैंने बिताए लोनली, अकेले, हंग्री, भूखे, ठंड भरे और इंस्ट्रोस्पेक्टिव, जब आत्ममंथन किया था उन्होंने, है ना, आत्मविश्लेषण किया था, इंट्रोस्पेक्टिव किया था, 21 आवर्स 21 घंटे इन द गार्ड्स कंपार्टमेंट, गार्ड के डिब्बे में, ऑन ए फ्रेट ट्रेन, एक मालगाड़ी में, गोइंग फ्रॉम द हिस्टोरिक सिटी ऑफ नीस, है ना। नीस बेटा अभी एक जो सर्बिया कंट्री है, पहले यूगोस्लाविया इसका नाम था, तो उस नीस से वो ट्रेन चली थी, है ना, फ्रेट ट्रेन चली थी। इन वॉट वाज देन यूगोस्लाविया, उस समय वो यूगोस्लाविया था, एंड इज़ नाउ सर्बिया, और अब क्या है, वो सर्बिया है। टू इस्तांबुल, है ना, और वो ट्रेन कहाँ आ रही थी, इस्तांबुल आ रही थी। इस्तांबुल टर्की के अंदर है, तुर्की जिसको बोलते हैं ना, वे बैक इन 1974। आई हैव हैड सम सक्सेस इन डेमोन्स्ट्रेटिंग द पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी थ्रू माई एक्सपेरिमेंट ऑफ क्रिएटिंग इन्फोसिस। आई हैव हैड सम सक्सेस, मुझे कुछ सफलता प्राप्त करी है मैंने, इन डेमोन्स्ट्रेटिंग द पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, इस उद्यमता की शक्ति का प्रदर्शन करने में, डेमोन्स्ट्रेटिंग यानी प्रदर्शन करने में इस उद्यमता की शक्ति को, किसमें, किसके लिए, इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, जिससे कि गरीबी की समस्या को क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है ना, हल किया जा सकता है। थ्रू माई एक्सपेरिमेंट ऑफ क्रिएटिंग इन्फोसिस, है ना, मैंने एक्सपेरिमेंट किया इन्फोसिस को उत्पन्न करने में, इन्फोसिस जो कंपनी है उनकी, उसको बनाने में। यट फिर भी, व्हेन आई लुक एट द बिग कैनवस ऑफ इंडिया, लेकिन फिर भी जब मैं भारत के इस विशाल पटल पर देखता हूँ, हमारा भारत देश बहुत बड़ा है, जब मैं भारत के इस विशाल पटल के ऊपर देखता हूँ, आई ऑफन फील कन्फ्यूज्ड, एजिटेटेड एंड पावरलेस बट ऑल्सो मोटिवेटेड टू फाइंड ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, है ना। लेकिन जब मैं भारत के इस विशाल पटल पर जब मैं देखता हूँ, तो मैं अक्सर अपने आप को कंफ्यूज महसूस करता हूँ, एजिटेटेड, है ना, और मुझे एजिटेशन भी होता है। ठीक है ना, मेरे अंदर क्या होता है, इसके प्रति क्रोध भी उत्पन्न होता है मुझ में, है ना, विरोध भी उत्पन्न होता है, एंड पावरलेस, और अपने आप को मैं पावरलेस महसूस करता हूँ। बट लेकिन ऑल्सो मोटिवेटेड, लेकिन साथ साथ ही मैं मोटिवेट भी होता हूँ, प्रोत्साहित भी होता हूँ, टू फाइंड ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, है ना, कि मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढूं। इट वॉज प्रिटी अर्ली इन माई डीप इंट्रोस्पेक्शन into the phenomenon of equitable economic progress in developing countries that I was fortunate to read 3 seminal books that have influenced my thinking deeply. They are The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism by Max Weber, है ना। अब ये 3 पुस्तकों के बारे में बता रहे हैं बेटा अपनी, है ना, तो ये 3 पुस्तकों का प्रभाव इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा। पहली पुस्तक है द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, है ना। कैपिटलिज्म किसको बोलते हैं बेटा, पूंजीवाद को बोलते हैं, है ना, पूंजीवाद का जो आत्म तत्व है ना। और जो प्रोटेस्टेंट इथिक है, इथिक यानी नीति, ठीक है ना, बाई मैक्स वेबर, किन के द्वारा लिखी गई है, मैक्स वेबर एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं बेटा, है ना, बहुत बड़े रचनाकार हुए हैं।
दूसरी बुक बताते हैं वो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ बाय महात्मा गांधी, और दूसरी बुक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, किसके द्वारा लिखी गई, महात्मा गांधी के द्वारा। एंड पियू नोयरे मैकस ब्लेंस, है ना, ये बेटा कोई दूसरी लैंग्वेज में है ना, और इसका फिर ये अनुवाद किया हुआ है इंग्लिश के अंदर, है ना। ब्लैक स्किन वाइट मास्क, काली चमड़ी और सफ़ेद मास्क, बाई फ्रांज फैनन के द्वारा लिखी गई, है ना। तो अब देखो बेटा, ये कह रहे हैं इट वाज प्रिटी अर्ली इन माय डीप इंट्रोस्पेक्शन इनटू द फिनोमेनन ऑफ इक्विटेबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन डेवलपिंग कंट्रीज दैट आई वाज फॉर्चुनेट टू रीड 3 सेमिनल बुक्स। सेमिनल का मतलब होता है कि जिसका प्रभाव आगे जाके भी पड़े, है ना, यानी अभी हम कोई काम करें और उसका आगे जाके क्या पड़े, कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े, उसको सेमिनल बोलते हैं ना। तो इट वाज प्रिटी अर्ली इन माय डीप इंट्रोस्पेक्शन, यानी काफ़ी पहले जब मैंने गहन चिंतन किया इनटू द फिनोमेनन, इस तथ्य में, किस तथ्य के ऊपर, ऑफ इक्विटेबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन डेवलपिंग कंट्रीज़, कि जो विकासशील देश हैं उनमें किस तरह से इक्विटेबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस की जाए, यानी ऐसी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की जाए, आर्थिक प्रोग्रेस की जाए जो इक्विटेबल हो, सबको समान रूप से उसमें भागीदारी मिल रही हो, है ना। दैट आई वॉज फॉर्चुनेट, तो लेखक कह रहे हैं कि मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट महसूस करता हूँ टू रीड 3 सेमिनल बुक्स, कि मुझे 3 पुस्तकें, ये वाली पुस्तकें जो है मुझे पढ़ने को मिली, दैट हैव इन्फ्लुएंस्ड माई थिंकिंग डीपली, जिन्होंने मेरे जो थिंकिंग है, सोच है, उसको बहुत ज़्यादा गहरे तक प्रभावित किया। तो पहली पुस्तक द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये किसके द्वारा, मैक्स वेबर के द्वारा लिखी गई। दूसरी महात्मा गांधी के द्वारा माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, और तीसरी पियू नोयरे, है ना, ये, और इसका इंग्लिश में अनुवाद किया हुआ है फिर ये ब्लैक स्किन वाइट मास्क्स बाई फ्रेंच फैनन। इन मैनी वेज, कई तरीके से, माई एंटायर फिलोसफी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि मेरी जो पूरी की पूरा दर्शन है ना, इस आर्थिक विकास का जो मेरा पूरा का पूरा दर्शन है, इज बेस्ड ऑन दीज 3 वंडरफुल बुक्स, ये इन 3 शानदार बुक्स पर ही ये आधारित है। Many of my speeches are based on the lessons I have learned from them, है ना, मेरे बहुत सारे जो भाषण हैं, जो मैंने स्पीच दिए हैं, वो इन्हीं लेसन्स पर आधारित हैं जो कि मैंने इन पुस्तकों में से सीखे हैं। मैक्स वेबर्स बुक इज ए कॉम्प्लेक्स वन, है ना, मैक्स वेबर की जो ये वाली बुक है द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स बुक है ना, बड़ी जटिल बुक है ये। His thesis is about the importance of good values, उसकी जो ये थीसिस है, जो निबंध है ना, जो शोध है, ये about the importance of good values, यो, है ना, अच्छी गुड वैल्यूज़ की महत्व के बारे में बताता है। हार्ड वर्क, गुड वैल्यूज कौन कौन से, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, ऑस्टेरिटी, देखो हार्ड वर्क पता है आपको, ऑनेस्टी पता है, ऑस्टेरिटी का मतलब होता है बेटा, जैसे कोई होता है ना स्ट्रिक्टनेस, ऑस्टेरिटी का मतलब क्या होता है, ऑस्टियर, है ना, स्ट्रिक्ट जो होता है, ठीक है ना। एंड फोकस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप इन बेटरिंग द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, है ना। तो ये जो मैक्स वेबर की बुक है, इसके बारे में बता रहे हैं वो, कि ये एक इस प्रकार की थीसिस है जिसमें कि जो गुड वैल्यूज़ हैं उनकी महत्व को बताया गया है, और वो गुड वैल्यूज़ कौन सी हैं, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड ऑस्टेरिटी, एंड फोकस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन बेटरिंग द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। और इस पुस्तक में बताया गया है कि अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमता को अगर हम अपनाएंगे, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, तो हम व्यक्ति और समाज के जीवन को क्या कर देंगे, सफल बना, उसको थोड़ा सा बहुत अच्छा हम बना सकते हैं। वाइल इट अपीयर्स वेरी एलिमेंट्री टुडे, है ना, एक और जब ये आज बिल्कुल एक साधारण सी बात लगती है, इट वॉज नॉट सो फॉर मी इन द अर्ली 70s, ये जब अर्ली 70s का मतलब बेटा, 70s का मतलब क्या है, ये 1970 की बात है ये, है ना। तो 1970 के जो 70 से लेकर 80 तक के बीच है उसको अर्ली 70s, तो अर्ली 70 मतलब 1970, 71, 72, 73 ऐसे समझ लो आप, है ना, अर्ली 70s में। तो जो चीज़ मेरे लिए आज एलिमेंट्री प्रतीत होती है, प्रारंभिक प्रतीत होती है, वो उस समय नहीं था, अर्ली 70s में ये वाली बात नहीं थी। आई हैड बीन ब्रॉट अप इन एन एनवायरमेंट ऑफ हार्ड वर्क, मेरा जो पालन पोषण हुआ, ब्रॉट अप का मतलब क्या होता है, पालन पोषण जो हुआ, वो एक ऐसा वातावरण था जिसमें कि हार्ड वर्क एंड गुड वैल्यूज़ थी,
है ना, उसमें हार्डवर्क को और गुड वैल्यूज़ को क्या दी गई थी, अहमियत दी गई थी। इन माई नवाइटे, है ना, नेव होता है ना नौसिखियापन, है ना, अनएक्सपीरियंस्ड नेव, ठीक है ना, ये तुम्हारे 10th क्लास की उसमें भी है ना बेटा पोएम जो थी, ठीक है ना, कि अगर तुम ऐसा करोगे तो, है ना, अगर तुम किसी के सामने रोओगे तो तुमको भावुक समझेगा, ठीक है ना, तो हर चीज़ में क्या होती है, रिस्क होती है, रिस्क वाली पोएम के अंदर है ना। तो इन माई नवेटे आई हैड अज्यूम्ड, मैंने अपने नौसिखिएपन में, मैंने अपने जो मेरे को अनुभवहीनता में, मेरी अपनी अनुभवहीनता में, आई हैड अज्यूम्ड, मैंने ये मान लिया था, दैट ऑल सोसाइटीज़ एंड नेशंस वर सिमिलर, कि हर समाज और सारे के सारे जो राष्ट्र हैं वो समान हैं, एंड डिड नॉट इंक्लूड दीज फैक्टर्स इन माई एनालिसिस, और मैंने इन तथ्यों को अपने विश्लेषण में काम में नहीं लिया, ऑफ वाई इंडिया वाज डिफरेंट फ्रॉम फ्रांस, है ना, कि भारत फ्रांस से अलग कैसे, क्योंकि ये बेटा शुरू में लेखक जो हैं NR नारायण मूर्ति साहब, ये कहाँ रहे हुए थे, फ्रांस में रहे हुए थे, ये अर्ली 70s की बता रहे हैं ना ये। तो पहले क्या मानते थे कि भाई ये कि जो फ्रांस की कंडीशन है वही भारत की कंडीशन है ना, क्योंकि उनमें उस समय इतनी मैच्योरिटी नहीं थी। देयरफॉर अतः मैक्स वेबर लेड द फाउंडेशन फॉर माई बिलीफ, है ना, मैक्स वेबर ने, अतः मैक्स वेबर लेड द फाउंडेशन, मैक्स वेबर ने, है ना, नींव डाली, फॉर माई बिलीफ, मेरी इस बिलीफ के लिए, मेरे इस विश्वास के लिए, दैट डिसेंट एंड हार्ड वर्किंग पीपुल विद हाई एस्पिरेशंस मेक ग्रेट नेशंस, है ना, कि डिसेंट एंड हार्ड वर्किंग पीपुल, है ना, डिसेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जो बहुत ही अच्छे होते हैं, जिनको कि हर कोई क्या कर ले, स्वीकार कर ले, है ना, जो कोई एक विशेष नियमों पर आधारित चलते हों, एंड हार्ड वर्किंग पीपुल, और कठिन परिश्रमी जो व्यक्ति होते हैं और जिनके अंदर बहुत ऊंची आकांक्षाएं होती हैं, एस्पिरेशंस होती हैं कुछ कर गुजरने की, मेक ग्रेट नेशंस, उन्हीं के द्वारा महान राष्ट्रों का निर्माण होता है। नो मैटर व्हाट द ऑड्स आर, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके इस रास्ते में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। ऑड्स का मतलब क्या होता है, परेशानियाँ। दिस वॉज द फर्स्ट पीस ऑफ द डेवलपमेंट पजल फॉर मी, है ना, तो ये मेरे लिए जो विकास रूपी जो पहेली थी, है ना, उसका ये पहला हिस्सा था, पहला पीस, पहला टुकड़ा ये था। डेवलपमेंट की पजल, पजल का मतलब होती है ना पहेली, जिसको सॉल्व करते हैं हम, है ना, पजल जो होती है, तो ये मेरे लिए एक विकास की पहली पजल थी। अब देखो बेटा, बहुत अच्छी बात बताइए, महात्मा गांधी ओपन्ड माई आईज, महात्मा गांधी ने मेरी आंखें खोल दी, टू द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड लीडरशिप, है ना, किसके बारे में, कि गुड लीडरशिप का कितना महत्व है, अच्छे नेतृत्व का कितना महत्व है, इन रेजिंग द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, है ना, लोगों की महत्वाकांक्षाओं को ऊंचा उठाने में, लोगों की महत्वाकांक्षाओं को ऊंचा उठाने में, कि गुड लीडरशिप का कितना बड़ा योगदान है, इसके बारे में मेरी आंखें किसने खोली, महात्मा गांधी ने खोली। मेकिंग देम एक्सेप्ट सेक्रीफाइसेस टू अचीव ए ग्रांड विजन, है ना, तो महात्मा गांधी जैसा व्यक्तित्व ही लोगों को मेकिंग देम एक्सेप्ट, है ना, उनको उनसे स्वीकार करवा सकता है सेक्रीफाइसेस को, बलिदानों को, टू अचीव ए ग्रांड विजन, एक बड़े, है ना, विजन के लिए, एक बड़ी दृष्टि के लिए, ठीक है ना, एक बड़े लक्ष्य के लिए वो लोगों से बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस भी करवा सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, इन कन्वर्टिंग द विज़न इनटू रियलिटी, कि वो महात्मा गांधी जैसे जो व्यक्तित्व हैं, है ना, वो इस विज़न को, जो सपना उन्होंने देखा था, उसको उन जैसे लोगों में जो सपना वो देखते हैं उसे हकीकत में, रियलिटी, हकीकत में परिवर्तित करने की उनके अंदर क्षमता होती है। गांधी रियलाइज्ड दैट, गांधी जी ने महसूस किया कि ट्रस्ट इन लीडर्स इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, है ना, कि जो हमारे लीडर्स हैं उनके अंदर भरोसा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इफ़ द फॉलोअर्स हैव टू कमिट टू सेक्रीफाइसेस, है ना, यदि हमें जो हमारे फॉलोअर्स हैं, है ना, जो अनुयायी हैं, उनसे अगर हमें कोई बलिदान लेने हैं, उनसे कुछ सेक्रीफाइसेस करवाने हैं, तो लीडर्स के अंदर क्या होनी चाहिए, ट्रस्ट होना बहुत आवश्यक है। लीडर्स के ऊपर भरोसा जनता का होना
आवश्यक है, तभी आप उनसे बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करवा सकते हो। ही अनलेस्ड द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर गेनिंग ट्रस्ट लीडरशिप बाय एग्जाम्पल, है ना। तो ही अनलेस्ड, उन्होंने, अनलेस का मतलब होता है किसी के सामने खोल के रख देना, है ना। तो उन्होंने अनलेस किया, है ना, प्रकट किया द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, है ना, सबसे ज़्यादा ताकतवर जो हथियार है ना, जो ताकतवर इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, फॉर गेनिंग ट्रस्ट, है ना, जो जिससे के द्वारा कि आप लोगों का भरोसा जीत सकते हो। और वो हथियार क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, लीडरशिप बाय एग्जाम्पल, है ना, कि बेटा आप अपने एग्जाम्पल से, है ना, ही दूसरों के क्या बन सकते हो, लीडर बन सकते हो। यानी सिर्फ बातों से आप किसी को लीड नहीं कर सकते हो। ही एट, उन्होंने खाया, ड्रेस्ड, पहना, ट्रेवल्ड, यात्राएं की, एंड लिव्ड लाइक द पुअर, और वो रहे आजीवन किसकी तरह, एक गरीब व्यक्ति की तरह, गरीबों की तरह उन्होंने खाया, गरीबों की तरह उन्होंने पहना, है ना, धोती पहनते थे, गरीबों की तरह ही उन्होंने यात्राएं की, पैदल यात्राएं की, एंड लिव्ड लाइक द पुअर, और वो हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह ही रहे। तो इसका मतलब क्या है बेटा, देखो उन्होंने लीडरशिप बाय एग्जाम्पल, खुद करके दिखाया उन्होंने ऐसा, है ना, क्योंकि करी हुई जो जब लोग आंखों से देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, सिर्फ बातों का इम्पैक्ट नहीं होता। मेंटेनिंग गांधी सिंपल स्टाइल डिड पोज लॉट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, है ना। मेंटेनिंग गांधी सिंपल स्टाइल डिड पोज लॉट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, है ना। गांधी जी की जो सिंपल स्टाइल थी, साधारण जो उनका जो तरीका था, वो उत्पन्न कर सकता था बहुत सारी, है ना, आवागमन की, लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, आवागमन की, एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, और सुरक्षा की प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता था। इन वन ऑफ हर लाइटर मोमेंट्स, है ना, कुछ अपने एक हल्के फुल्के क्षणों में, है ना, लाइटर मोमेंट्स का मतलब जब वो थोड़े से वैसे रहते हैं, हल्के मूड में रहते हैं, ज़्यादा गंभीर नहीं होते, उस समय सरोजनी नायडू, हिज कंपैट्रियट इन द फ्रीडम स्ट्रगल, कंपैट्रियट जो कि उस हमारे जो भारत देश का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें सहभागिनी थी, वो इज़ रिपोर्टेड टू हैव सेड, उन्होंने ऐसा कहा, बताया जाता है, दैट इट टुक ए फॉर्च्यून टू कीप गांधी इन पॉवर्टी, है ना, इट टुक ए फॉर्च्यून टू कीप गांधी इन पॉवर्टी, है ना, कि जो गांधी जी गरीबी में रहे वो हमारे देश के लिए एक भाग्य लेकर आया, सौभाग्य लेकर आया। बट वॉकिंग द टॉक वाज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू द महात्मा, है ना, बट वॉकिंग द टॉक, लेकिन जो बात करते थे उस पर चल के दिखाना, है ना, ये गांधी जी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। हु अंडरस्टूड द पल्स ऑफ आवर पीपुल, है ना, हु अंडरस्टूड जो कि समझते थे, द पल्स ऑफ द आवर पीपुल लाइक नो अदर इंडियन लीडर, है ना, वो हमारे भारतीय जनमानस की नब्ज को पहचानते थे, पल्स नब्ज को पहचानते थे, जैसा कि अन्य कोई भी भारतीय लीडर नहीं पहचानता था। द बिगेस्ट लेसन फॉर मी फ्रॉम गांधीज बुक एंड लाइफ, है ना, जो सबसे बड़ा जो अध्याय मैंने सीखा, है ना, गांधी जी और उनकी पुस्तकों से और उनके जीवन से, इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडिंग बाई एग्जाम्पल, है ना, कि भाई, है ना, लीडिंग बाई एग्जाम्पल यानी खुद एग्जाम्पल प्रस्तुत करके लीड करने ही जो है ना सार्थक बदलाव ला सकता है, यानी करके दिखाओ आप खुद। आई रियलाइज्ड फेयरली अर्ली, मुझे बहुत पहले ही महसूस हो गया, काफ़ी पहले महसूस हो गया, दैट दिस वाज द सेकंड पीस ऑफ डेवलपमेंट पजल, है ना, कि ये विकास की दूसरी पहेली है, ये मेरे लिए विकास की दूसरी पहेली है ना, कि अर्थात मुझे खुद एग्जाम्पल के द्वारा लीड करना होगा। आई थॉट, मैंने सोचा, आई अंडरस्टूड द पावर ऑफ बेवेरियन एंड गांधीयन फिलोसफीज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशंस एंड सोसाइटीज़। मैंने सोचा कि आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया हूँ, द पावर ऑफ बेवेरियन, बेवेरियन का मतलब क्या बेटा, मैक्स वेबर की जो ये पुस्तक थी ना, द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, है ना, बेवेरियन। आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं समझ चुका हूँ मैक्स वेबर की और गांधी जी की जो दर्शन है,
उसकी शक्ति को मैं समझ चुका हूँ इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशंस एंड सोसाइटीज, है ना। समाज, विभिन्न समाजों और विभिन्न राष्ट्रों का जो आर्थिक विकास है ना, उसमें जो मैक्स वेबर की और जो गांधी जी का दर्शन है उसको मैं समझ चुका हूँ। आई हैड सीन गुड वैल्यूज़ एंड गुड लीडरशिप, मैं देख चुका था अच्छे वैल्यूज़ को, है ना, गुड वैल्यूज़ देख चुका था मैं, है ना, एंड गुड लीडरशिप और अच्छे नेतृत्व देख चुका था एटलीस्ट अमॉन्ग द अर्ली ग्रुप ऑफ आवर पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स, है ना। कम से कम जो हमारे शुरू के, लेखक कह रहे हैं, जो शुरू के हमारे पॉलिटिशियंस और जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनमें मैं गुड वैल्यूज़ और गुड लीडरशिप को उनके अंदर में देख चुका था। However, I continue to be puzzled, लेकिन मैं फिर भी परेशान होता रहा। Why my country was not making the kind of progress, कि मेरा देश वो प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहा है that seemed so natural, जो कि नेचुरल होनी चाहिए, जो कि बट नेचुरल प्रोग्रेस होनी चाहिए, वैसा मेरा देश क्यों नहीं कर पा रहा है। दिस इज़ वेयर, यही वो चीज़ है जहाँ पर कि फ्रेंच फैनन्स बुक केम इन हैंडी, है ना। फ्रेंच फैनन की बुक मेरे काम आई। हिज सेमिनल बुक, सेमिनल देखो फिर आ गया ये सेमिनल शब्द। सेमिनल का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसी चीज़ जिसका आने वाले समय में भी क्या पड़ना है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ना है। सेमिनल का मतलब है स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसिंग लेटर डेवलपमेंट्स, जो कि बाद में होने वाले डेवलपमेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। तो हिज सेमिनल बुक, उसकी जो ये सेमिनल बुक है ऑन द कोलोनाइजर माइंडसेट ऑफ इलाइट्स, है ना। इलाइट्स उसको बोलते हैं बेटा, जो बड़े वैसे लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा शक्ति जिनके पास होती है, पावर होते हैं, बड़े बड़े राजनेता मान लो आप, है ना, बड़े बड़े उद्योगपति, है ना, और जो बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं उनको आप इलाइट्स में मान सकते हो, है ना। और ये भी कह सकते हो जो पुराने ज़माने के महाराजाओं के जो राजघराने हैं जो अभी भी चले आ रहे हैं, उनको भी आप इलाइट्स की कैटेगरी में रख सकते हो, ठीक है ना। तो हिज सेमिनल बुक ऑन द कोलोनाइजर माइंडसेट ऑफ इलाइट्स, के जो इलाइट्स हैं हमारे देश के, उनका अभी भी, है ना, जो वैसे हैं ना इलाइट्स, है ना, एलिट्स का मतलब क्या है, जो बहुत ज़्यादा वैसे बोलते हैं जिनको, है ना, बताया था ना मैंने बेटा, जैसे राजनेता हो गए, है ना, बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स हो गए, ठीक है ना, और इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, और जो पुराने राजघराने थे उनके जो डिसेंडेंट अभी भी चले आ रहे हैं उनको एलिट्स बोलते हैं अपन, ठीक है ना। तो लेखक कहना चाह रहा है कि इस बुक में बताया गया कि उनका माइंडसेट अभी भी कॉलोनाइजर जैसा है ना, उपनिवेशवादी उनका जो माइंडसेट अभी भी है। इन ए पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी, है ना, उपनिवेशवाद खत्म होने के बाद का जो समाज है उसमें भी उनका व्यवहार कैसा है, वह पहले जैसा ही है। इसने ओपन्ड माई आईज टू द रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने मेरी आंखें खोल दी कि ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही का क्या रोल है, एंड द इलाइट, ना ब्यूरोक्रेसी का, ना नौकरशाही का, और जो अभिजात्य वर्ग है, यस इलाइट का मतलब क्या होता है, अभिजात्य वर्ग बोलते हैं इसको। इन डिसेलरेटिंग द प्रोग्रेस ऑफ द पुअर एंड द डिसफ्रेंचाइज्ड, है ना, डिसेलरेटिंग मतलब होता है कम करना, एक्सेलरेट का मतलब होता है तेजी से आगे बढ़ाना, और डिसेलरेट का मतलब क्या होता है मंद करना किसी को। प्रोग्रेस ऑफ द पुअर, है ना, गरीबों की प्रोग्रेस को, और डिसफ्रेंचाइज्ड और उनके अधिकारों का हनन, है ना। एनफ्रेंचाइज का मतलब होता है अधिकार देना किसी को, और डिसएनफ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है उसके अधिकारों का हनन करना। तो लेखक कह रहे हैं बेटा कि जो गरीब लोग हैं, है ना, उनके विकास को, उनकी समृद्धि को रोकना और उनको अधिकारों से वंचित करने में किनका बड़ा योगदान है, ब्यूरोक्रेसी का, है ना, और एलिट्स का बहुत बड़ा योगदान है, जिनका कि अभी भी, है ना, उपनिवेशवाद खत्म हो गया लेकिन अभी भी उनका जो मस्तिष्क है वो उपनिवेशवादी विचारधाराओं से भरा हुआ है। द कोलोनियल माइंडसेट ऑफ द डार्क इलाइट इन वाइट मास्क, है ना। तो ऐसे लोग जो है ना वो क्या है बेटा, देखो लेखक कह रहे हैं कि वो अंग्रेज तो नहीं है, है ना,
उनकी जो स्किन है वो तो कैसी है, डार्क है ना, क्योंकि वो इंडियंस हैं, लेकिन उनका माइंडसेट कैसा है, अंग्रेजों जैसा, है ना। तो अर्थात उन्होंने मास्क कैसे पहन रखे हैं, अंग्रेजों जैसे मास्क पहन रखे हैं, ठीक है ना। The colonial mindset of the dark elite in white masks is in a post-colonial society. The mindset that the ruled and the rulers have different sets of rights and responsibilities with a huge asymmetry in favor of the rulers was indeed the third piece of the development puzzle, है ना। तो लेखक कह रहे हैं द कोलोनियल माइंडसेट ऑफ द डार्क एलिट, है ना, इस प्रकार का जो अभिजात्य वर्ग है ना, उसका जो उपनिवेशवादी जो मानसिकता है उसकी, है ना, किसमें, पोस्ट कोलोनियल सोसाइटी में, यानी उपनिवेशवाद खत्म हो गया इस समाज में भी। तो ये जो माइंडसेट है जिसमें कि रूल्ड एंड रूलर्स, है ना, जो शासन कर रहे हैं वो और जो शासित हैं वो, है ना, है डिफरेंट सेट्स ऑफ राइट्स, के उनके सबके अधिकार अलग अलग हैं, है ना, ऐसा उन्होंने बना रखा है। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, है ना, कि उनके राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उनकी अलग अलग हैं। विद ए ह्यूज एसिमेट्री इन फेवर ऑफ द रूलर्स, है ना, और उसमें बहुत ज़्यादा असमानता है ना, और वो किसको फेवर करती है, शासकों को फेवर करती है। वाज इंडीड द थर्ड पीस ऑफ डेवलपमेंट पजल, ये विकास की मेरे लिए तीसरी पहेली थी। आई सी, मैं देखता हूँ, दिस एटीट्यूड ऑफ द इंडियन एलिट एवरीडे, मैं ऐसा एटीट्यूड हर एक भारतीय अभिजात वर्ग के व्यक्ति का देखता हूँ, प्रतिदिन देखता हूँ। इन हाउ दे सेंड देयर चिल्ड्रन टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वाइल फोर्सिंग द चिल्ड्रन ऑफ द पुअर इनटू वर्नाक्युलर स्कूल्स, कि देखो वो किस तरह से, है ना, खुद के बच्चों को तो किस में पढ़ाते हैं, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाते हैं, है ना, और जो अन्य लोग हैं, है ना, पुअर जो गरीब हैं, उनको, उनके बच्चों को वो वर्नाक्युलर, यानी जो पुराने ज़माने के हैं, है ना, जो देसी स्कूल्स हैं उनमें पढ़ाने को वो क्या करते हैं, मजबूर करते हैं। एक्सटॉल द वर्च्यूज ऑफ पॉवर्टी, है ना, वाइल लिविंग इन लग्जरी। देखो बेटा कितनी बड़ी बात कही है लेखक ने, कि ऐसे जो लोग होते हैं, है ना, यानी उनका दिखावा करने की देखो कितनी ज़्यादा होती है, यानी खुद अपने बच्चों को किस में भेजेंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भेजेंगे वो, है ना, और गरीबों के बच्चों को कहाँ बाध्य करेंगे कि वो कैसे स्कूलों में पढ़ें, सरकारी स्कूलों में पढ़ें या कम सुविधा वाले स्कूलों में पढ़ें। वो एक्सटॉल द वर्च्यूज ऑफ पॉवर्टी, है ना, वो गरीबी के गुणों का बखान करेंगे, है ना, वर्च्यूज यानी गुण, है ना, गरीबी के गुणों का वो क्या करते हैं, बढ़ चढ़ कर बखान करते हैं, है ना। वाइल लिविंग इन लग्जरी, जबकि खुद किस में रहते हैं, लग्जरी में रहते हैं, खुद ऐसो आराम में रहते हैं। एंड ग्लोरीफाई द रूरल लाइफ, है ना, और वो लोग क्या करते हैं, जो ग्रामीण जीवन है उसकी बड़ी शान बताते हैं, है ना, ग्रामीण जीवन को क्या करते हैं, वो उसकी शान में कसीदे पढ़ते हैं, है ना। वाइल दे सिट कंफर्टेबली इन सिटी, जबकि वो खुद कहाँ बैठे रहते हैं, आरामदायक, है ना, शहरों में बैठे हुए थे, लेकिन वो प्रशंसा किसकी करते हैं, रूरल लाइफ की। अरे तुम भाई जब प्रशंसा करो तो एक बार जाकर रहो ना वहाँ, प्रशंसा करने से क्या होता है, यानी सिर्फ बैठे बैठे बातें बनाने का काम इस तरह के लोग करते हैं। परहैप्स माई रीडर्स में बी सरप्राइज्ड, संभवतया मेरे जो ये रीडर्स हैं वो आश्चर्यचकित होंगे। दैट द ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स ऑफ कैपिटल, मेटेरियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी एंड टैलेंट, कि बेटा लेखक कह रहे हैं कि इन चीज़ों की भी तो आवश्यकता होती है उद्यम को लगाने में। किसकी, पूंजी की, मेटेरियल सामग्री की, है ना, कच्चा माल, रिसोर्सेज, मेटेरियल रिसोर्सेज संसाधन, टेक्नोलॉजी, है ना, तकनीक, एंड टैलेंट, और टैलेंट, ठीक है ना। तो आप सरप्राइज हो सकता है, आपको आश्चर्य हो कि मैंने इन ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स को, है ना, ये जो पारंपरिक वो हैं इंग्रेडिएंट्स हैं, जो तत्व हैं, इनका मैंने क्यों जिक्र नहीं किया।
नॉट अपीयर एज द पीस इन दिस पजल, कि ये इस पहेली में शामिल क्यों नहीं करे, है ना। लेखक ने सिर्फ कितने 3 चीज़ें ही उस पहेली में शामिल की हैं। तो आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि भाई मैंने इन चीज़ों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया। आई डू एक्सेप्ट दैट, मैं यह मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, दैट दीज 4 आर इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ये जो 4 हैं, ये जो अभी 4 बताए हैं बाद में, ठीक है ना। कौन कौन से हैं बेटा 4? देखो ये रहे, है ना, कैपिटल, है ना, पूंजी, ठीक है ना, कैपिटल, मैटेरियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी एंड टैलेंट, है ना। तो आई डू एक्सेप्ट, मैं ये स्वीकार करता हूँ, दैट दीज 4, कि ये जो 4 हैं, आर इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ये आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक हैं, महत्वपूर्ण हैं। हाउएवर, फिर भी, आई रेट दीज इंग्रेडिएंट्स बिलो द 3, है ना। लेकिन मैं इन, ये जो बाकी के बाद में जो 4 आए हैं, इन तत्वों को मैं उनके नीचे, उनके बाद में स्थान देता हूँ, है ना, उसके बाद में स्थान देता हूँ, उन 3 के बाद में स्थान देता हूँ। आई हैव लिस्टेड अर्लियर, जिनको कि मैंने पहले लिस्ट में डाला है, पहले वर्णन किया है। फॉर 2 सिंपल रीजन्स, 2 सामान्य कारणों से, इसके पीछे 2 स्पष्ट सामान्य कारण हैं। पहला, राइट फ्रॉम माई प्राइमरी स्कूल डेज, मेरे प्राइमरी स्कूल के दिनों से ही, आई हैव बीन टॉट दैट इंडिया हैज़ अबंडेंट मेटेरियल रिसोर्सेज, है ना। हमें यह सिखाया गया है कि भारत में पर्याप्त मात्रा में, अबंडेंट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, है ना, खूब भरपूर मात्रा में हमारे पास क्या है, मेटेरियल रिसोर्सेज हैं, है ना, आर्थिक संसाधन हमारे पास हैं। एंड डेवलपेबल टैलेंट, और हमारे पास ऐसा टैलेंट है जिसको कि क्या किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है, जिसको कि डेवलप किया जा सकता है, ऐसा हमारे पास टैलेंट भी है। यानी हमारे पास मेटेरियल रिसोर्सेज भी हैं और डेवलपेबल हमारे पास टैलेंट भी है। सेकंड, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात, आई हैव सीन मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रीज, मैंने बहुत सारे देशों के उदाहरण देखे हैं, विदाउट 1 और मोर ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स, कि वो लोग तो बिना इनमें से किसी एक या एक से ज़्यादा तत्वों के डिज़ाइन सॉल्यूशंस, वो अपने आप उसके हल ढूंढ लेते हैं, वो उन चीज़ों के, उन समस्याओं के हल ढूंढ लेते हैं। टू एक्वायर देम इन प्लेंटी, इनको बहुत बहुतायत में प्राप्त करने के लिए, है ना। अभी समझ में आ जाएगा। देखो, जापान एंड स्विट्जरलैंड इम्पोर्ट वास्ट अमाउंट ऑफ मेटेरियल रिसोर्सेज एंड प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी एंड अदर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, है ना। जैसे जापान और सिंगापुर का, इसमें स्विट्जरलैंड का उदाहरण दिया है कि बेटा उनके पास मेटेरियल रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है ना, उनके पास जो प्राकृतिक संसाधन है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है, कोयला नहीं है ना, लोहा नहीं है, मैंगनीज नहीं है, और बहुत सारे जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो उनके पास नहीं है, लेकिन वो इन चीज़ों को दूसरे देशों से आयात कर लेते हैं, है ना, और उसके बदले वो क्या करते हैं, बहुत हाई वर्ल्ड क्लास, है ना, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और अन्य जो गुड्स हैं, है ना, उनको वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस देश में मेटेरियल रिसोर्सेज होंगे और टैलेंट होगा वही क्या करेगा, प्रगति करेगा, यानी लेखक कहना चाह रहे हैं कि इन चीज़ों को एक्वायर किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। कंट्रीज़ लाइक चाइना अट्रैक्ट ह्यूज कैपिटल, है ना, जैसे देश हैं, उदाहरण दिया है चाइना का, ये बहुत बड़े पूंजी को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है ना। संसार के बहुत सारे देश वहाँ जाके उद्योग धंधे लगा रहे हैं। एंड द रिसेंट पास्ट, अभी वर्तमान पास्ट में ही, जो वर्तमान भूतकाल गया है, जो गुजरा हुआ वक्त है, इंडिया हैज़ डिज़ाइंड एप्रोप्रिएट पॉलिसीज़, भारत ने भी कुछ उपयुक्त पॉलिसीज़ बनाई हैं, नीतियाँ बनाई हैं, टू स्केल अप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, जो विदेशी पूंजी निवेश है ना, प्रत्यक्ष जो विदेशी पूंजी निवेश है उसको बढ़ाने में, स्केल अप करने के लिए भारत ने भी, है ना, उपयुक्त नीतियाँ निर्धारित की हैं। एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सेवरल फोल्ड, और
दूसरे देशों से जो इन्वेस्टमेंट है ना, और वो कई गुना बढ़ गया है। किसकी वजह से? भारत की भी जो अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ थी उनकी वजह से। ओपन एनी न्यूज़पेपर और मैगजीन, आप किसी भी न्यूज़पेपर या मैगजीन को खोलो एंड यू विल सी, तुम देखोगे मैनी आर्टिकल्स ऑन हाउ कंट्रीज़ लाइक चाइना, सिंगापुर, आप पाओगे है ना कि बहुत सारे देश जैसे चीन, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया हैव बीन एबल, वो समर्थ बने हैं टू मूव अप द ग्लोबल रैंकिंग्स, है ना, जो वैश्विक रैंकिंग्स में हैं, जो वैश्विक रैंकिंग्स हैं उसमें ऊपर आने में वो समर्थ हुए हैं। इन एडवांस्ड टैलेंट, किस में? एडवांस टैलेंट में, है ना, एडवांस टैलेंट डेवलपमेंट, है ना, एडवांस टैलेंट डेवलपमेंट में वो ग्लोबल रैंकिंग्स में क्या आ गए हैं? ऊपर आ गए हैं। आई एम कन्विंस्ड, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, दैट की विजनरी लीडरशिप इन इंडिया, कि भारत के अंदर जो विजनरी लीडरशिप है ना, एक ऐसा नेतृत्व जिसमें विजनरीज लोग हों, जो बहुत अच्छा विजन देख सकें, देश के लिए अच्छे अच्छे विजन देख सकें, वो लोग कैन ईजिली ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, वो बहुत आसानी से किसकी जो कमी है हमारे देश में, पूंजी की जो कमी है, मेटेरियल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों की जो कमी है, टेक्नोलॉजी, तकनीकी एंड टैलेंट, और जो टैलेंट की कमी है उसको वो बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? वो मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए किसकी ज़रूरत है? हमें विजनरी लीडरशिप की ज़रूरत है, ऐसे नेतृत्व की, ऐसे राजनेताओं की हमें ज़रूरत है जो उनका जो दृष्टिकोण है वो कैसा हो? बहुत ही विशाल दृष्टिकोण हो।